हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम देखेंगे अनिका की स्टोरी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा देर न करते आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वाति का सीक्रेट किला। स्वाति का दिल्ली वाला किला। अनिका स्वाति के पास जाती है और कहती है, यह कार। इतना कहकर वह हैरान होते हुए चुप हो जाती है। जब अब स्वाति अपनी जगह से खड़ी होते हुए इस बात को पूरी करती है, हाँ, यह कार एक रियल कार है, खास तुम्हारे लिए है। मुझे पता था कि फिर दोबारा कभी न कभी ऐसा वक्त आ ही जाएगा जब तुम्हें मेरे पास से सीक्रेटली दूर जाना होगा। दुश्मनों के लिए दिल्ली जैसे शहर में उन कदमों के निशान ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है जो तुमसे होकर मुझ तक आएंगे। दरअसल यह एक ऐसी कार थी जिसे जमीन से 20 फीट से लेकर 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक बड़ी ही आसानी से उड़ाया जा सकता था। इससे भी ज्यादा खास बात यह थी, यह इनविजिबल थी। इसे देख पाना संभव नहीं था। इसकी संरचना इस प्रकार से की गई थी कि गाड़ी के लेफ्ट में घटने वाली घटनाएं अथवा उस ओर चलते हुए दृश्य कार के राइट साइड पर दिखाई देते थे। बिल्कुल इसी तरह दाईं ओर की घटनाएं बाईं तरफ दिखाई देती थी। इसी प्रकार की व्यवस्था आगे और पीछे की ओर भी की गई थी, जिससे कि यह भ्रम उत्पन्न होता था कि आंखों के सामने कुछ भी नहीं है। जब यह गाड़ी सड़क पर दौड़ रही हो तब इसी गाड़ी के एक्स्ट्रा फीचर में इस तरह की व्यवस्था की गई थी कि इस गाड़ी के अंदर मौजूद एक डिवाइस पर जो भी नंबर लिखा जाता वह गाड़ी के नंबर प्लेट पर दिखाई देता। मतलब कि अनिका इस पर अपनी ही गाड़ी का नंबर इस्तेमाल कर सकती थी और कोई अन्य नंबर भी। इसके अलावा इस गाड़ी की अपनी एक आकृति होने के बावजूद इसके बाहर की ओर की गई व्यवस्था द्वारा किसी भी ब्रांड की कोई भी गाड़ी होने का फ्यूजन क्रिएट किया जा सकता था। विशेष बात यह थी कि बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ इसमें सभी तरह के आधुनिक हथियारों की भी व्यवस्था की गई थी। स्वाति अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम्हें जहां पर भी ऐसा लगे कि यह एक सुनसान जगह है, तुम वहां से अपनी कार के साथ विजिबल हो सकती हो और अगर चाहो तो भीड़ में इनविजिबल होकर चलते हुए किसी भी जगह पर खुद को विजिबल कर सकती हो। यह तुम्हारी अपनी जरूरत और समझदारी पर निर्भर करता है। इसके बाद 2 पल खामोशी रहती है। इसके बाद स्वाति कहती है, अगर तुम इस कार के सारे फंक्शन देख चुकी हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। इससे पहले कि मारवा हाउस में लोगों की नींद टूटे और यहाँ पर रोहित को होश आ जाए, तुम्हें उसे लेकर अब यहाँ से चलना चाहिए। अपनी माँ की बातें सुनकर अनिका स्वाति के गले लग जाती है और एक बार फिर से कहती है, थैंक यू सो मच मम्मी। स्वाति पलटकर अनिका को अपनी बाहों में भर लेती है और उसके बाद उसके चेहरे पर हाथ रखकर मुस्कुराती है। फिर उसके कंधे को थपथपाते हुए कहती है, माई ब्रेव गर्ल। फिर उसे आगे बढ़ने के लिए इशारा करती है। यह गाड़ी इतनी बड़ी थी जिसमें रोहित जैसी अच्छी लंबाई होने के बावजूद वह बड़े ही आराम से इसमें लेटा हुआ था। इधर इससे पहले कि सुबह की रोशनी धरती पर चारों ओर फैल जाती, अनिका, रोहित, चिराग मेहता और मारवा सिक्योरिटी के साथ मारवा हाउस लौट आती है। मारवा हाउस पहुंचने के बाद बड़ी ही सावधानी से रोहित की सिक्योरिटी उसे बिना किसी की नजर में आए उसके रूम तक पहुंचा देती है। दूसरी तरफ दमयंती देवी के किले में आज की पूरी रात दमयंती देवी ने जागते हुए गुजार दी थी। इस वक्त वह बेहद गुस्से में थी, लेकिन किसी तरह अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने हाथ की दोनों मुट्ठियों को कसकर बंद किया हुआ था और एक स्विंग चेयर पर बैठी हुई दिखाई दे रही थी। उसने अपनी गर्दन को चेयर की बैकरेस्ट पर रखकर चेहरे को आसमान की ओर किया हुआ था। जब दमयंती देवी जगी हुई थी तो भला रुद्रमा देवी को नींद कैसे आ जाती। रुद्रमा देवी उसके पास जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। इसके बाद भी दमयंती देवी खामोश रहती है। कुछ देर बाद रुद्रमा देवी आसपास मौजूद लोगों को हाथ से दूर जाने का इशारा करती है। सभी के कुछ कदम दूर चले जाने के बाद वह दमयंती देवी से कहती है, क्या कुछ बोलना चाहोगी? कुछ बोलोगी या नहीं? इस तरह अपने गुस्से को कब तक दबाओगी? दमयंती देवी बिना रुद्रमा देवी की तरफ देखे जवाब देती है, मैं नहीं चाहती कि मेरे अपने ही लोग मेरे गुस्से का शिकार बने, इसलिए मेरा चुप रहना ही अच्छा होगा। रुद्रमा देवी कहती है, अगर अपने गुस्से को पीकर खत्म करने की जगह उसे अपनी ताकत बनाओ। तुम आगे जो भी कुछ करना चाहती हो उसके लिए रास्ते बनाओ। जिस गति से अनिका बढ़ रही है तुम्हें भी तीव्रता दिखानी होगी। फिर कुछ सोचने के बाद वो कहती है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इतनी अच्छी योजना के बाद भी कुछ भी हमारे हाथ क्यों नहीं आया। अब दमयंती देवी सीधी बैठ जाती है और बड़ी ही गंभीरता से क्रोध भरी आवाज में कहती है, इसलिए सिर्फ मुझे इस वक्त सभी को खत्म कर देने का मन कर रहा है।
इतनी अच्छी योजना होने के बावजूद भी यह लोग ना श्वेता को नुकसान पहुंचा सके और ना ही उस अनिका का कुछ कर सके। इसके बाद वह पूरे दृश्य की अपनी आंखों के सामने कल्पना करके अपने हाथों को हिलाते हुए कहती है, हमारी योजना के अनुसार सब कुछ ठीक तरीके से हुआ, जैसा कि हम चाहते थे। बिल्कुल वैसे ही श्वेता पर अटैक की जानकारी अनिका ने खुद ब खुद निकाल ली। उसके बाद वह मौका वारदात पर पहुंच भी गई। उसने श्वेता को मुसीबत से निकाल भी लिया और खुद हमारा शिकार बनने के लिए खड़ी भी हो गई। लेकिन जब खुद अनिका के मुसीबत में पड़ने की बारी आई तो न जाने कहां से वह रोहित बीच में आ गया। किंतु इससे हमारी योजना पर कुछ विशेष अंतर नहीं पड़ा और यहाँ तक भी सब ठीक रहा। सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार चल रहा था। सब कुछ, हाँ, यह सब हमारी योजना से थोड़ा दाएं बाएं था, लेकिन फिर भी हमारी जरूरत पूरी करने के लिए यह सब पर्याप्त था। फिर रुद्रमा देवी की आंखों में देखते हुए कहती है, अगर अनिका उस रोहित का इलाज करती तो बिल्कुल साफ था कि अनिका को सब कुछ याद है और हम उसके किसी भी अपने को मोहरा बना सकते हैं। किसी दूसरे अपने को ही क्यों, बल्कि उस रोहित को बचाने के लिए ही उस अनिका को हमारी शर्त माननी ही पड़ती, क्योंकि उस विष की काट इस वक्त उस अनिका के पास नहीं हो सकती थी। फिर पलटकर दूसरी तरफ देखते हुए कुछ सोचकर आगे कहती है, इसी कहानी को अगर दूसरे तरीके से देखें जो हमारी योजना के तहत आता था, तो अगर रोहित की जगह अनिका खुद घायल हो जाती तो उसे बचाने के लिए उसकी माँ जरूर सामने आती। लेकिन रोहित के घायल होने से इस घटना पर कोई अंतर नहीं पड़ा। इस बार भी यही हुआ। रोहित के घायल होने पर वह दृश्य शक्ति सामने आई, लेकिन बदकिस्मती देखो कि इतनी गहरी योजना होने के बाद भी उसे कोई देख नहीं पाया। अब दमयंती देवी चिल्लाते हुए कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आंखों के सामने होने के बाद भी वह किसी को दिखाई नहीं दी। हमारी इतनी अच्छी योजना होने के बाद भी यह घटना कभी कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं हुई। हर रिकॉर्डिंग से पूरे 10 मिनट गायब हैं और इसी समय अंतराल में रोहित और अनिका भी गायब हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? इस धरती पर कोई तो होगा ही ऐसा जिसने उन्हें देखा होगा। हम उसके इतनी पास होकर भी उसे पकड़ना तो दूर, उसे छू भी नहीं सके। अब खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए दमयंती देवी वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर बेचैनी से आगे पीछे हिलते हुए अपने दांतों को बीच कर कहती है, छूते तो तब जब हम उसे देख पाते। उसकी दशा दिशा किसी चीज के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। आज फिर हमारी सिपाहियों के कई जत्थे खत्म हो गए, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। दमयंती देवी अपने ही गुस्से की तपिश में झुलस रही थी। उसकी बेचैनी उसके शरीर पर दिखाई दे रही थी। अब रुद्रमा देवी उसके करीब जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है, फिर उसकी बाजू को सहलाने लगती है। कुछ पलों के बाद दमयंती देवी को हौसला देते हुए कहती है, जो होना था वो हो गया। इसके आगे जो भी सोचा है उस ओर बढ़ो। अभी रोहित घायल है। इस स्थिति में अनिका उसे ज्यादा देर के लिए अकेला नहीं छोड़ेगी। मौके का फायदा उठाओ। हार तब नहीं होती जब सामने वाला जीत जाता है। हार तब होती है जब हम उसे स्वीकार करके लड़ना बंद कर देते हैं। एक बार फिर से उठो और अपना दाव खेलो। कोई दाव तो सही बैठेगा, बस सही अवसर होगा जिसकी हमें तलाश है। अब दमयंती देवी रुद्रमा देवी की आंखों में देखते हुए कहती है, मेरी एक बात का सच सच जवाब दोगी? अब रुद्रमा देवी कहती है, हाँ पूछो। अब दमयंती पूछती है, अगर इस वक्त मौत मेरे सामने आकर खड़ी हो जाए तो तुम क्या करोगी? यह सुनकर रुद्रमा देवी को बेचैनी का एहसास होता है। पसीने की बूंदें उसके माथे पर झलक आती है। वह दमयंती देवी का हाथ पकड़कर उसके पास बैठ जाती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है, मैं उसका सामना करूंगी, पर उसे जीतने नहीं दूंगी, उसे कभी सफल नहीं होने दूंगी। अब दमयंती कहती है, अगर वह तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हुई और तुम्हारी क्षमता उसके सामने ना के बराबर है, तब क्या करोगी? अब रुद्रमा देवी कहती है, यह कोई पूछने की बात है क्या? तुमसे पहले मैं उसे अपने गले लगाऊंगी। मैं तो क्या, इस दुनिया की कोई भी औरत यह कल्पना नहीं कर सकती जो तुम कह रही हो। अब दमयंती देवी शातिर मुस्कान के साथ कहती है, मतलब तुम्हारे लिए भी खुद से ज़्यादा अगर कुछ ज़रूरी है तो वो मैं हूँ, और उसकी वजह मेरा दमयंती देवी होना नहीं है। रुद्रमा देवी बिना कुछ कहे सिर्फ हल्के हल्के से अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है।
अब दमयंती कहती है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। जिनके लिए सबसे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी ज़रूरी है, मेरे लिए वही सबसे ज़रूरी है। ऐसा कहकर वह अपने हाथ से दूर खड़ी अपनी स्त्री सिपाही को इशारा करती है। दमयंती देवी का इशारा पाते ही दौड़ते दौड़ते हुए उसके पास आ जाती हैं। दमयंती देवी उनसे कहती है, जाओ जाकर टीम को सूचना दो कि मेरा एक जरूरी मैसेज अनिका तक पहुंचाना है। यह आदेश मिलते ही उनमें से एक स्त्री जवाब देती है, जी माँ साहिब। ऐसा कहकर वह दोनों पीछे की तरफ 2 कदम चलने के बाद मुड़ जाती हैं और फिर दौड़ते हुए वहां से चली जाती है। यह स्पष्ट था कि अगर कोई खुफिया संदेश है और दमयंती देवी ने अपनी जगह से उठना जरूरी नहीं समझा है तो टीम की किसी सिपाही को खुद चलकर दमयंती देवी से वह मैसेज लेने के लिए यहाँ तक आना था। इधर लाइफ केयर हॉस्पिटल में इस वक्त राजलक्ष्मी के लिए खड़े रहना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन राजलक्ष्मी के दिमाग में एक ऐसी उथल पुथल मची थी कि सब्र करना उसके लिए इससे भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। रह रह कर उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसका दिमाग उससे कहता है कि यह सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है, और राजलक्ष्मी अब खुद से कहती है कि गलतफहमी को दूर कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है। मैं एक डॉक्टर हूँ और बिना फैक्ट के मेरे दिमाग में ऐसी कोई भी बात नहीं आ सकती, और अगर कोई बात आ ही गई है तो उसके लिए मुझे प्रूफ के आधार पर डिसीजन लेना होगा। जो भी हो जाए, जब तक मैं खुद सब कुछ पता करके तसल्ली नहीं कर लेती हूँ तब तक इस मैटर को नहीं छोड़ने वाली। राजलक्ष्मी के कहे अनुसार प्रीति ने मारवा हाउस पहुंचते ही सबसे पहले कुछ ब्लड सैंपल राजलक्ष्मी के लिए भिजवा दिए थे। यहाँ अस्पताल में सबसे पहले राजलक्ष्मी अपने लिए बैठकर काम करने का इंतजाम करती है और उसके बाद अपने काम में लग जाती है। वह अपने असिस्टेंट को अपने साथ एक जरूरी काम में लगा लेती है। उसके असिस्टेंट के लिए यह जानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं था कि राजलक्ष्मी जो कुछ भी कर रही है वह क्या है और क्यों है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि उसके जानने लायक जो भी बात होगी वह राजलक्ष्मी उसे खुद बता देगी, और अगर कुछ जानने लायक नहीं है तो चुपचाप जितना कहा जाए उतना करना ही उसका काम है। बिना इस बात पर ध्यान दिए कि पिछले कई घंटों से वह अच्छी नींद नहीं ले पाई है, राजलक्ष्मी अपने काम पर लग जाती है। अब अगर वह किसी बात का ध्यान रखती है तो सिर्फ अपनी दवाइयाँ और खाने का, इसके अलावा बीच बीच में थोड़ी देर सोने या लेट जाने का। इसके अतिरिक्त वह किसी के लिए भी वक्त की गुंजाइश नहीं रखती। अगली सुबह मारवा हाउस। रोहित मारवा को लगने वाली गोली सामान्य गोली नहीं थी, वह एक विष से भरा एक गोली थी। शरीर में जहर फैलने की वजह से इस वक्त वह बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था, इसलिए जब वह अपनी जगह से उठने की कोशिश करता है तो उसे थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है। लेकिन तभी अनिका उसके सीने पर हाथ रखते हुए उसे सख्त निर्देश देती है, खबरदार जो उठने की कोशिश भी की, चुपचाप सीधे लेटे रहो। इस वक्त अनिका के अंदर का डॉक्टर रोहित के सामने खड़ा था। रोहित अनिका को असुरक्षित अपनी आंखों से सामने देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ चुपचाप वापस लेट जाता है। अब तक सुबह हो चुकी थी। यह करीब 10 बजे का समय था जब रोहित होश में आता है। इस वक्त तक रोहित का अपने कमरे से बाहर न आना एक असामान्य घटना थी, क्योंकि वह सभी कार्यों को लेकर बेहद नियमित था। किसी भी सामान्य स्थिति में अब तक वह एक्सरसाइज करने के बाद फ्रेश होकर अपना ब्रेकफास्ट करके अपने ऑफिस के कामों में लग चुका होता था। लेकिन इस वक्त इन सभी बातों से ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि बजाय इसके कि रोहित अनिका से ये पूछता है कि वह यहाँ कैसे पहुँचा, वह अनिका से कहता है, हम यह घाव घर वालों से कैसे छुपाएंगे, और जब माँ पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा। रोहित का सवाल सुनकर अनिका बड़ी बड़ी आंखों से रोहित को घूरती है, जिसका मतलब था कि अभी भी खुद की चिंता नहीं है, सभी घर वालों के सवालों की चिंता है। अनिका को रोहित पर पहले ही बहुत गुस्सा आया हुआ था। रोहित का यह सवाल सुनकर उसके गुस्से को चरम की ओर ले जाता है। तो इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड मैं कल अपलोड करूंगा, तब तक बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।